हेलो एवरीवन, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ महीनों से ईपीएफओ की हायर पेंशन स्कीम की चर्चा बहुत जोरों से है। मैंने भी इसके ऊपर काफी वीडियोस बनाई हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैंने 6 वीडियो बनाई हैं जिसके अंदर काफी डिटेल में इस स्कीम को एक्सप्लेन किया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा था कि आपको हायर पेंशन के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। मैं इस वीडियो के ऊपर काम कर रहा था। काम करते वक्त मुझे एक क्लॉज मिला, 26(6) क्लॉज, जो कि बहुत ही पेचीदा था, या ऐसा कह सकते हैं कि जब मैं वीडियो में ये बता रहा था हाउ टू अप्लाई, तो उस पॉइंट पर मैं अटक गया। आज की वीडियो में हम 26(6) क्लॉज के बारे में ही बात करेंगे। जब मैं वहां वीडियो बनाते वक्त अटक गया तो फिर मैंने उसके ऊपर दोबारा से रिसर्च करी, भाई 26(6) क्लॉज एक्चुअल में है क्या। उसके बाद जब मैंने गूगल पर काफी रिसर्च करी तो मुझे पता चला 3 फरवरी को एक आरटीआई अप्लाई हुई थी। उस आरटीआई में बेसिकली उस 26(6) क्लॉज के बारे में ही बात करी गई है। इसके बाद मैं वीडियो तो नहीं बना सका, लेकिन कल टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया, एक न्यूज आई। न्यूज में लिखा था ईपीएफओ क्लॉजेज या ईपीएफओ क्लॉज मेक्स ऑप्टिंग फॉर हायर पेंशन नियरली इम्पॉसिबल। तो ईपीएफओ का एक क्लॉज है जिसने हायर पेंशन को बिल्कुल इम्पॉसिबल बना दिया है अप्लाई करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं 26(6) जो क्लॉज है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इस न्यूज को छानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में न्यूज में क्या बोला गया है। न्यूज में बोला गया है कि ईपीएफओ हैज एक्टिवेटेड इट्स यूनिफाइड पोर्टल फॉर सब्सक्राइबर्स। इन्होंने अपना यूनिफाइड पोर्टल चालू कर दिया था टू साइन अप फॉर हायर पेंशन, यानी कि हायर पेंशन को अप्लाई करने के लिए उन्होंने अपना पोर्टल चालू कर दिया था। बट हैज थ्रोन इन प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज दैट मेक इट वर्चुअली इम्पॉसिबल टू अप्लाई। तो उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में उन्होंने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर दी है। उन कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से आप हायर पेंशन को अप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आज अभी मैं वो बताऊंगा वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा। रिस्पॉन्डिंग टू एन आरटीआई क्वेरी ऑन February 3, द रिटायरमेंट फंड बॉडी सेड इट हैड नॉट रिसीव्ड अ सिंगल एप्लीकेशन सिंस द इंसेप्शन ऑफ द स्कीम। ये बोल रहा है जो 3 फरवरी को जो आरटीआई आई थी, क्वेरी ऑन 3 फरवरी की जो क्वेरी थी, उसमें बोल रहा है कि इनके पास कोई भी एप्लीकेशन है, इवन सिंगल एप्लीकेशन इनको रिसीव नहीं हुई जब से ईपीएफ स्कीम आई है। तो ईपीएफ स्कीम आई थी मार्च 1996 में। अच्छा, स्कीम इन मार्च 1996 फॉर परमिशन अंडर ए क्लॉज नाउ मेड मैंडेटरी टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ हायर पेंशन। हायर पेंशन को लेने के लिए बेसिकली एक एप्लीकेशन देनी थी। इनके पास, ईपीएफओ के पास वो एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई। आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। द प्रोविजन रिक्वायर्स, यहां पढ़ेंगे, द प्रोविजन रिक्वायर्स एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर टू हैव जॉइंटली सॉट प्रायर परमिशन, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को प्रायर परमिशन लेनी है, पहले परमिशन लेनी है अगर आपको अपना पीएफ सीलिंग लिमिट से ज्यादा वैल्यू पर कटवाना है। यानी कि अगर आपको अपनी एक्चुअल सैलरी पर पीएफ कटवाना है तो उसके लिए जॉइंटली एक परमिशन लेनी है ईपीएफओ से। सारी बातें वहां पर यही लिखी हुई है। The provision requires employees and employer to have jointly sought prior permission from EPFO to contribute higher amount on their actual basic salary instead of the prescribed statutory limit for provident fund under the Employee Provident Fund Scheme 1952। जो ईपीएफ की स्कीम थी 1952 वाली, उस स्कीम में यही लिखा था, जो 26(6) क्लॉज की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर यही लिखा है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को एक एप्लीकेशन देनी है पहले ईपीएफओ को, और ईपीएफओ उसके ऊपर परमिशन देगा। जब वो परमिशन देगा तभी आपका पीएफ हायर सैलरी पर डिडक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद इसको पढ़ लेते हैं। यहां पर आस्क फॉर प्रूफ ऑफ परमिशन दैट नो वन हैज सॉट एज पर ईपीएफओ। ईपीएफओ ने बोला है कि इस टाइप का प्रूफ किसी ने भी नहीं दिया, आज तक किसी ने भी इस टाइप का प्रूफ नहीं दिया। ये आरटीआई में जवाब आया है। पीएफ कंट्रीब्यूशन सीलिंग जो आपको पता है 2001, जून 2001 से पहले 5000 था,
उसके बाद 31 अगस्त 2014 तक 31 अगस्त 2014 तक 6,500 था, फिर 1 सितंबर से बढ़ा करके 15,000 कर दिया, ये जो आपको दिख रही है सीलिंग लिमिट। डिस्पाइट दिस सीलिंग you could contribute 12% of your actual basic salary towards PF with a matching contribution by the employer। भाई इस सीलिंग के बावजूद भी बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे हैं, इवन मैं कहूंगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो PSU में जॉब करते हैं, उन लोगों का जो है, उन लोगों का जो PF कट रहा है, जो उनका भी हायर सैलरी पर कट रहा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 2012 में ज्वाइन किया तो मेरा जो PF कट रहा था 12%, वो तो एक्चुअल में हायर सैलरी पर ही डिडक्ट हो रहा था, सीलिंग से हायर अमाउंट पर डिडक्ट हो रहा था पहले से ही। बट दिस कुड बी डन ओनली इफ द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर हैड रिसीव्ड प्रायर परमिशन। लेकिन ऐसा ये तभी होना चाहिए था जब EPFO से परमिशन मिले, लेकिन ऐसी तो कोई परमिशन जो EPFO से नहीं मिली। लेकिन हमारा जो एम्प्लॉयर है वो तो 12% जो है काट रहा था, हायर सैलरी पर ही जो PF कट रहा था। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि भैया आज जब कंपनी ज्वाइन करी तो EPFO से कोई भी परमिशन नहीं मिली कि हमें जो हमारा जो PF काटा जाए वो हायर सैलरी पर काटा जाए। बट हमारा PF हायर सैलरी पर कट रहा है तभी से, लेकिन कोई भी रिटर्न में परमिशन नहीं है। फॉर दोज विशिंग टू ऑप्ट फॉर हायर पेंशन, EPFO हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर टू शो प्रूफ ऑफ हैविंग शॉट दिस परमिशन। अब एक्चुअल में ये जो है कहानी जो है कहां बिगड़ी, जब EPFO ने अपना ऑनलाइन पोर्टल चालू किया कि भाई आपको हायर पेंशन ऑप्शन अप्लाई करना है, तो वहां पर एक पॉइंट जो है उन्होंने लिखा हुआ, एक लाइन लिखी है, वहां पर आपको एक प्रूफ अपलोड करना है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यहां पर वही लाइन लिखी है। अब ये प्रूफ तो किसी के पास है नहीं, ये तो EPFO ने भी बोल दिया, EPFO के पास ही कोई प्रूफ नहीं है, कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई, ना ही उन्होंने कोई परमिशन दी है, तो इसका मतलब नील है, जीरो है। तो जब वहां पर परमिशन जीरो है तो इसका मतलब कोई भी इस स्कीम को अप्लाई नहीं कर सकता। अब इसमें देखते हैं इसको क्या कहते हैं, जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट था मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, जब मैं इस वीडियो को बना रहा था हाउ टू अप्लाई वाली वीडियो में, तो यहां पर आप देखेंगे प्लीज अटैच परमिशन अंडर पैरा 26(6) ऑफ EPF स्कीम। 26(6) वाला जो क्लॉज है इस स्कीम के अंदर, EPF स्कीम के अंदर आपको यहां पर परमिशन अटैच करनी है, यानी कि आपको हार्ड कॉपी में PDF में कन्वर्ट करके उसको यहां पर अटैच करना है। जैसा कि EPFO से RTI में जवाब आया कि उनके पास कोई एप्लीकेशन रिसीव ही नहीं हुई, इसका मतलब किसी ने भी परमिशन ली ही नहीं EPFO से। तो यहां पर इस क्लॉज के अंदर कोई भी यहां पर जो है PDF अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं तो अपलोड कहां से करेगा। तो इसी वजह से इस न्यूज में यह बोला गया है कि ये जो है ना जो हायर पेंशन ऑप्शन जो है एक तरह से इम्पॉसिबल है, इस समय कोई भी इसको अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन न्यूज में आगे भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। ओवर द ईयर, अच्छा यहां तो सीलिंग की बात हो रही है, इसको छोड़ देते हैं, यहां पर कुछ नहीं है। अब देखो यहां पर, इन रिस्पॉन्स टू ए RTI क्वेश्चन on how many employer and employee member exercise the joint option under the provision para 26(6) from March 16, 1996, EPFO said that as per available record उनके पास कोई भी joint option कभी भी रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, यहां पर यह भी बोला गया, EPFO also said that it has no information on record of the total number of serving employee or retirees एंड पेंशनर्स टिल मार्च 31 मार्च 2022 तक उनके रिकॉर्ड में भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे बात करते हैं। आगे देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 4 नवंबर 2022 को, उसमें भी इस क्लॉज के बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। फॉलोइंग द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग विच हैज ओपन्ड ए 4-month विंडो टू ऑप्ट फॉर द हायर पेंशन ऑप्शन, EPFO हैज नाउ डग आउट दिस प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन? 26 है, which threatens to defeat the purpose of the apex court order allowing the subscriber of the employee pension scheme to opt in for pension based on average actual basic salary for the last 5 years of the service. Implementing the verdict means that someone who has been a member of EPFO for 33 years can hope to get as much as 50% of the 5 years average as per pension, provided that member is able to comply with the norm.
कहने का मतलब यहां पर यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मोटे मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई थी 4 नवंबर 2022 की, उसमें भी इस क्लॉज के बारे में कोई जिक्र नहीं था। तो अगर इस चीज को समझा जाए, अगर इस चीज को ध्यान में रखा जाए, तो इस हिसाब से कोई भी हायर पेंशन ऑप्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अब इस क्लॉज की बात हुई है तो यहां पर ये समझ में आ रहा है कि ये कोई भी एलिजिबल नहीं है। मतलब किसी के पास वो पेपर ही नहीं होगा तो वो अपलोड कैसे करेगा, वो अपलोड कर ही नहीं पाएगा। अब आगे की बात करते हैं। नॉट एलिजिबल, एलिजिबल तो है लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है, कहने का मतलब ये है। अब देखो यहां जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को छोड़ना नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अब होने वाली है इस वीडियो की। एक्सपर्ट टोल्ड दैट, एक्सपर्ट ने बोला है कि for PF contribution based on your actual salary with the retrospect effect from the Supreme Court order had not specifically referred to it। ये यहां पर वही बात बोली है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजन इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट हर्डल फॉर सब्सक्राइबर टू ऑप्ट इन फॉर हायर पेंशन स्कीम, यानी कि हर्डल क्रिएट कर दिया, आपको बाधा क्रिएट कर दिया, अब आप जो है हायर पेंशन ऑप्ट नहीं कर सकते इसी क्लॉज की वजह से। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज विद देयर ओन प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट, ऐसी बहुत कंपनी है जिनका खुद का प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं तो बहुत सारी जो पीएसयूज हैं उनका अपना पीएफ ट्रस्ट होता है। वो पीएफ ट्रस्ट अगर उनकी बात करें तो यहां पर ये समझ में आएगा, फंड ट्रस्ट फॉर इंस्टेंस कंट्रीब्यूट बेस्ड ऑन द एक्चुअल सैलरी ऑफ देयर एम्प्लॉइज रिगार्डलेस ऑफ लिमिट। इन फैक्ट फॉर ईयर्स ईपीएफओ हैज बीन पॉकेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। तो यहां पर आप ध्यान से देखो इसको, ये बोल रहा है कि जो ईपीएफओ है, ईपीएफओ क्या कर रहा है, उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज तो ले रहा है। भाई जब उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ले रहा है वो तो हायर सैलरी पर ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि ईपीएफओ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज तो हायर सैलरी पर ले रहा है, लेकिन ईपीएफओ के पास आज तक कोई परमिशन लेटर नहीं है। तो आप सोचो, मतलब ईपीएफओ ने ना तो परमिशन दी लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ले रहा है। समझ रहे हैं ना, ईपीएफओ ने एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर को हायर सैलरी पर पीएफ काटने की कोई परमिशन नहीं दी, लेकिन ईपीएफ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ले रहा है। क्यों ले रहा है भाई, वो तो नहीं लेना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द एक्चुअल सैलरी एंड नेवर रेज्ड द इशू ऑफ द प्रोविजन अंडर द ईपीएफ स्कीम, लेकिन ईपीएफओ ने इस इशू को कभी भी रेज नहीं किया। इन फैक्ट in many cases EPFO has accepted that these charges not only from private trust but also from employees of unexempted establishment। ऐसी establishment भी है जो EPFO से जो है अनएग्जेम्प्टेड है, यानी कि एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो उनका पीएफ कौन देखता है, डायरेक्टली जो है पीएफ कमिश्नर देखता है। जब उनके पीएफ का डेटा सारा पीएफ कमिश्नर देखता है, उनकी भी जो उनका जो पीएफ है वो हायर सैलरी पर कट रहा है, उन्होंने भी कभी कोई ऐसा इशू रेज नहीं किया। इवन इन दिस केस कंट्रीब्यूशन हैव बीन मेड ऑन एक्चुअल सैलरी विदाउट परमिशन फ्रॉम ईपीएफओ। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि पैसा तो हायर सैलरी पर जा रहा है और ईपीएफओ भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ऑन पेपर ईपीएफओ के पास कोई परमिशन ईपीएफओ ने दी हो ऐसा कोई लेटर नहीं है, या एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने कोई रिक्वेस्ट ईपीएफओ को करी हो कि हम जो है हायर पेंशन जो है जो अपना पीएफ है हायर सैलरी पर कटवाएंगे। ऐसा कोई भी पेपर ना तो ईपीएफओ के पास है और ना ही मेरे ख्याल से एम्प्लॉय के पास है। लेकिन ईपीएफओ जो है बड़ी चालाकी से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ले रहा है। आगे बढ़ते हैं इसी न्यूज में। भाई ये पुरानी बात है, जनवरी 2019 में ईपीएफओ का एक सर्कुलर है, सर्कुलर टू इट्स रीजनल पीएफ कमिश्नर हैड आस्क्ड देम टू डिसिस्ट फ्रॉम इंसिस्टिंग ऑन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन अंडर पैरा 26 ऑफ ईपीएफ स्कीम। यानी कि जनवरी 2019 का एक सर्कुलर था ईपीएफओ का, वो सर्कुलर मैं आपको दिखाता हूं। उस सर्कुलर में ये बोला गया था कि भैया अगर आप जो है पैसा हायर सैलरी पर ले रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी हायर सैलरी पर ले रहे हो, लेकिन आपके पास कोई पेपर नहीं है, तो भैया इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। वही पढ़ेंगे हम यहां पर। देखो ये क्लॉज लिखा हुआ है, पहले मैं सर्कुलर दिखा देता हूं। ये सर्कुलर है, इस सर्कुलर को आप देख सकते हैं। ये जो सर्कुलर है 22 जनवरी 2019 का है। सब्जेक्ट अलाउइंग मेंबर्स ऑफ ईपीएस 95 द बेनिफिट्स ऑफ पेंशन ऑन एक्चुअल सैलरी एज पर, ओहो
हो जा भाई, on actual salary as per order of Honorable Supreme Court of India in matter of RC Gupta and others versus RPFC। जो RC गुप्ता वाला केस था उसी मैटर में ये बोला गया था, मतलब वहीं पर ये कहानी आई थी। इसी ऑर्डर के बाद ये जो है ईपीएफओ ने सर्कुलर निकाला था जिसमें ये रोक लिया गया था कि 26(6) क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर किसी ने ज्वाइंट ऑप्शन अप्लाई करने की रिक्वेस्ट नहीं दी या ईपीएफओ ने किसी को परमिशन नहीं दी तो उस केस में इसका मतलब यह है कि लेकिन ईपीएफओ हायर सैलरी पर पीएफ काट रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी हायर सैलरी पर ले रहा है, तो उसने अपनी जो सीलिंग के हिसाब से सिस्टम में तो बंदे का नाम अपडेट कर दिया। जब उसका नाम और उसकी जो डिटेल्स अपडेट कर दी गई हायर सैलरी के बेसिस पर, इसका मतलब ईपीएफओ ने एक्सेप्ट कर लिया। इस सर्कुलर में ये सारी बातें लिखी हुई है। इस सर्कुलर को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं न्यूज पर ही। इफ एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय हैव कंट्रीब्यूटेड अंडर ईपीएफ स्कीम 1952 ऑन वेज हायर देन द स्टैट्यूटरी वेज लिमिट विदाउट जॉइंट ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एंड द ईपीएफ अकाउंट ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉय हैज अपडेटेड बाय ईपीएफओ। ये वही बात हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर ईपीएफओ ने अपडेट कर दिया उसका अकाउंट हायर सैलरी पर, तो इसका मतलब ईपीएफओ एग्री कर रहा है, कंसेंट दे रहा है। जब यहां एग्री कर रहा है तो भैया फिर जो ऑनलाइन ऑप्शन में वो प्रूफ क्यों मांग रहा है? जब उनको पता है उनके पास जो है किसी की कोई एप्लीकेशन नहीं है, ईपीएफओ को यह भी पता है कि हमारी तरफ से हमने किसी को परमिशन नहीं दी, तो इसका मतलब जानबूझकर जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो पेपर आपसे मांगा जा रहा है। मैं इसके ऊपर कमेंट तो नहीं कर सकता कि ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन ये चीज क्लियरली दिख रही है। ईपीएफओ अपनी आरटीआई रिप्लाई में बोला हमारे पास कोई पेपर नहीं है, लेकिन एक तरफ बोलता है तुम्हें पेपर अपलोड करना है। मजाक है क्या यार? मजाक चल रहा है आप लोगों के साथ और हमारे साथ। तो आगे बात करते हैं इसमें। यहां पर हो गया ये जो राजेश बंसल जी का ही ऑर्डर है, ये जबकि ये बात जो है राजेश बंसल जी से ही करी गई है, उन्होंने ऐसा लिखा है। अब आगे बात करते हैं लेकिन इस सर्कुलर को जो है कुछ ही महीनों में वापस विड्रॉ कर लिया गया था क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं थी। बट विड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि कैंसिल हो गया भाई। इस सर्कुलर के जो पॉइंट्स हैं वो मे भी ऐसा हो सकता है वैलिड हो, बट इसके ऊपर मैं अभी कोई कमेंट नहीं दे सकता। हाँ, बट इस सर्कुलर में ऐसी बातें लिखी हुई थी, आप उसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द इंस्टेंस ऑफ मैंडेटरी कंप्लायंस अंडर पैरा 26(6) in the EPFO latest order has left applicants and expert befuddled। यानी कि इनको जो है दुविधा में डाल दिया गया है। अब ये दुविधा में है जितने भी हायर पेंशन ऑप्ट करने वाले जो एम्प्लॉय जो एलिजिबल हैं और जो करना चाहते हैं, वो अब दुविधा में है कि हमें हायर पेंशन जब अप्लाई करना होगा तो हम कैसे करें, क्योंकि हमारे पास तो इस एप्लीकेशन के बेसिस पर जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो हम ये कहां से अटैच करें। जब ये किसी के पास है ही नहीं, तो जीरो एप्लीकेशन रिसीव हुई है ईपीएफओ के पास, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी एलिजिबल नहीं है, कोई भी एलिजिबल है लेकिन कोई भी इसको अप्लाई नहीं कर सकता। एलिजिबल तो है बट कोई भी इसको अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहां पर तो सारी कहानी बस ऐसी लिखी है, लास्ट वीक ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद, ठीक है, उसको जरूरत नहीं है। अब मैं 26(6) क्लॉज की बात बता देता हूं जहां पर ये चीज लिखी हुई है कि भाई आपको जो है ईपीएफओ से जो है परमिशन लेनी है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। जो है 26(6), ये देखिए, मेंबर ऑफ द फंड, ये ईपीएफ स्कीम का 26 क्लॉज है। मेंबरशिप ऑफ द फंड, यहां पे 26(6) का क्लॉज पढ़ेंगे हम। ये रहा भाई 26(6) का जो क्लॉज है, इसको पढ़ लेते हैं। नोट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस पैराग्राफ, एन ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर मे ऑन द joint request in writing of an employee of the factory or other establishment to which this scheme applies and his employer। यानी कि ईपीएफओ को एक रिक्वेस्ट मिलेगी जॉइंट ऑप्शन की, यानी कि एक जॉइंट ऑप्शन की रिक्वेस्ट देनी होगी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के द्वारा। एनरोल सच एम्प्लॉयज एज ए मेंबर और अलाउ हिम टू कंट्रीब्यूट मोर देन, जो भी था ये 6,500 of his pay per month if he is already a member of the fund, and thereupon such employee shall be entitled to the benefit and shall be subject to the condition of the fund provided that the employer gives an undertaking writing that
he shall pay the administrative charge payable and shall comply with all statutory provisions in respect of such employee। यानी कि कोई भी रिटर्न रिक्वेस्ट जो है ईपीएफओ के पास नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि ईपीएफओ को जो है एक जॉइंट ऑप्शन की एक रिक्वेस्ट जो है सभी को देनी थी, बट मुझे लगता है किसी ने भी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं दी। और मुझे क्या आरटीआई की जो रिप्लाई है उसमें भी यही लिखा हुआ है। तो इससे ये समझ में आया भाई, अब इससे कहानी तो अब हमें ये समझ में आ गई कि कोई भी जो है हायर पेंशन को अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं। अब जब नहीं है तो इसका मतलब ये वापस से जो है ये जो केस जो है मुझे लगता है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जो भी रिक्वेस्ट होगी, या ईपीएफओ इसको कुछ चेंजेस करेगा। क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आपको इस न्यूज को क्लियर किया है कि प्रॉब्लम कहां पर हुई है। ऑनलाइन पोर्टल में कहां पर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, वहीं से सारा ये ग्लिच जो है स्टार्ट हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज जो कल आई थी, ये आपको समझ में आ गई। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर हो गई, तो भाई वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जितने भी लोग हायर पेंशन को ऑप्ट करना चाहते हैं उन तक ये न्यूज पहुंच जाए, ताकि वो अपनी जो रिक्वेस्ट है ईपीएफओ को दे कि भैया आपने ये क्या किया है। इसके चक्कर में हम जो है इसको अप्लाई नहीं कर रहे। देखो मजाक की बात तो यही है ना, ईपीएफओ के पास भी कोई एप्लीकेशन नहीं आई, तो इसका मतलब ईपीएफओ को पता है कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई, तो इसमें कोई भी इसको फिल नहीं कर सकता। इसका मतलब इस पेज को या इस फॉर्म को जो है ऑनलाइन में क्या बोले इसको जानबूझकर डाला गया है, इसकी वजह से ही कोई भी इसको अप्लाई नहीं कर सकता। हो सकता है फ्यूचर में जो है जब लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है ईपीएफओ इस पॉइंट को यहां से हटा दे। अभी मैं कुछ नहीं कमेंट कर सकता, क्या होगा वो मैं भी नहीं कह सकता। हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि जो है हायर पेंशन का जो ऑप्शन जो अप्लाई करना है वो अब 3 मई तक करना है। हो सकता है इस बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाए, तो हमें तब तक वेट करना होगा। चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।